हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की माप किसके द्वारा की जाती है? तो रेडियो एक्टिविटी को मेज़र किया जाता है गेगर काउंटर के द्वारा। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू रेडियो एक्टिविटी को मेज़र किया जाता है। और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है बेक्वेरल। इसकी यूनिट होती है बेक्वेरल। और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो बेक्वेरल का नाम रखा गया है हेनरी बेक्वेरल के नाम पर। जब किसी रेडियो एक्टिव एटम की एनर्जी रिलीज होती है, किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की फॉर्म में जब वो रिलीज होती है तो उसे कहते हैं हम रेडिएशन। और रेडिएशन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। ये 3 टाइप के रेडिएशन देखे जाते हैं। और रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था? तो अभी हमने देखा इसको डिस्कवर किया था हेनरी बेक्वेरल ने इन्हें डिस्कवर्ड किया था। और फिजिक्स के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1903 में। काउंटर होता क्या है? तो यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो आपके आसपास जो भी रेडिएशन होगा उसे मेज़र करने के लिए, उसे डिटेक्ट करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अधिक दहनशील गैस यानी कि कंबस्टाइल गैस कौन सी होती है? तो वह होती है हाइड्रोजन। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं? तो एलपीजी में मेनली जो गैसेस पाई जाती हैं वह होती हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। जबकि प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। ये रबड़ के वल्कनीकरण यानी कि वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। तो उन साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स गुडियर। इन्होंने रबड़ के वल्कनाइजेशन का आविष्कार किया था। आप सभी इन फैक्ट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नाभिकीय ईंधन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल किसे कहते हैं? तो वह कहते हैं थोरियम को। और थोरियम का सिंबल क्या होता है? थोरियम का सिंबल होता है TH। इसे TH से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 90। और यह क्या होता है? यह एक रेडियो एक्टिव, वीकली रेडियो एक्टिव मेटेलिक केमिकल एलिमेंट होता है ये। साथ के साथ ये सिल्वर कलर का होता है। और जब ये फटता है, हवा में फटता है, तो ये क्या बनाता है? तो ये बनाता है थोरियम ऑक्साइड। हवा के साथ रिएक्ट करने पर ये थोरियम ऑक्साइड को बनाता है। और इसके फटने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसके फटने से लंग कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो निर्जल क्रिस्टल का केमिकल फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। और अगर इसका हम नाम देखें तो इसका नाम होता है एमोनियम सल्फेट। इसको एमोनियम सल्फेट कहा जाता है। तो अगर पूछा जाएगा एमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो आप आंसर देंगे NH4 का होल ट्वाइस SO4। और उसे निर्जल क्रिस्टल भी कहा जाता है। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो जब हेबर विधि में N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाया जाता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो इसमें किस उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है? तो इसमें लोहा का उपयोग किया जाता है। और साथ के साथ आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि जो हेबर प्रोसेस होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है हेबर बॉश प्रोसेस। इसका हेबर बॉश प्रोसेस भी दूसरा नाम होता है, इसे इस नाम से भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? जब नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से की जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में? तो Fe उत्प्रेरक की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन की जाती है तो ये हमें अमोनिया प्रोवाइड कराता है। और ये हेबर विधि के द्वारा ही संभव है। कॉमन गैस का समीकरण क्या है? तो कॉमन गैस की इक्वेशन होती है PV = nRT। इसे कहा जाता है आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ क्या होती है? वो भी PV = nRT होती है। और जनरल गैस इक्वेशन भी PV = nRT होती है, जिसमें P क्या होता है? जिसमें P आपका प्रेशर होता है, V आप वॉल्यूम होता है, N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं हमारे पास, ये उसे डिनोट करता है। R क्या होता है? R गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है गैस कांस्टेंट की? जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर के, ये इसकी वैल्यू होती है। और साथ के साथ T क्या होता है? T होता है टेम्परेचर। गैस लॉ होती है वो कितने टाइप्स की होती है? तो वो होती है 3 टाइप्स की। तो 3 कौन कौन से टाइप होते हैं उसके? तो पहला टाइप होता है उसका बॉयल्स लॉ, दूसरा होता है चार्ल्स लॉ और तीसरा होता है एवोगैड्रोज लॉ। 3 टाइप के गैस लॉ होते हैं।
तो अब हम देखते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, जो पी होता है यानी कि प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो बॉयल्स लॉ में ये कंडीशन फॉलो की जाती है, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रखा जाता है टेम्परेचर को। और इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। अगर आपका प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। में पी कांस्टेंट रखा जाता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो साथ के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। ये दोनों इस टाइप से इंक्रीज़ होते हैं, इनका ग्राफ ये होता है। और अगर बात करते हैं एवोगैड्रो लॉ की, एवोगैड्रो लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ गैस की, कि कितनी गैस उस कंटेनर में है उसके वॉल्यूम के और उसके अमाउंट के इक्वल होता है। जबकि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं इस लॉ के अंदर। इन तीनों लॉ को मिला के, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इन तीनों लॉ को मिला के हमारी एक आइडियल गैस इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल्स टू nRT। 273 डिग्री केल्विन ही इसमें टेम्परेचर हमेशा लिया जाएगा। तो एक बार हम इन्हें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि प्रेशर अगर घट रहा है तो वॉल्यूम, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा। और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। और एवोगैड्रो लॉ, जिसे हम गे-लुसैक लॉ के नाम से भी जानते हैं, इसमें अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और इन तीनों को ही मिलाकर एक आइडियल गैस इक्वेशन हमारी तैयार होती है, जो आप सभी ने अभी देखा, PV इज इक्वल्स टू nRT होती है। कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा, सोडा की बोतल जब हम ओपन करते हैं तो इसमें कुछ बबल्स बने होते हैं। तो वो बबल्स ओपन करने के बाद एकदम से बाहर आते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो CO2 गैस की वजह से ही होते हैं। और CO2 गैस का ही यूज़ क्यों किया जाता है सोडा की बोतल में या किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, क्योंकि ये लिक्विड में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए CO2 गैस का यूज़ कंपनीज़ द्वारा किया जाता है। स्टार्च किसका उदाहरण है, तो स्टार्च पॉलीमर का उदाहरण है। और ये पॉलीमर का तो उदाहरण है, पर किस पॉलीमर का उदाहरण है, तो यह ग्लूकोज का उदाहरण है। अगर हम बात करें ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन के होंगे, 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे और 6 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के होंगे। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब अगर किसी भी लोहे की उपकरण पे अगर जंग लग जाएगा तो उसका भार बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका भार बढ़ जाता है। लोहे से बने सामान ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, नमी वाली ऑक्सीजन से रिएक्ट करनी शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, लोहे पर एक भूरे रंग की परत बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। और उसके बाद ये लोहे पे जो परत जमनी शुरू होती है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, जिसके बाद क्या होता है, ये आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिससे धीरे धीरे इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है और जो धातु होती है वो ख़राब हो जाती है। हम इस फैक्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑक्सीजन और पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा लोहा, तो वह आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा और आयरन हाइड्रोक्साइड सूखने के बाद फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, इसी को हम जंग भी कहते हैं। यूरिनल से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या होता है, तो यूरिन में अमोनिया की उपस्थिति के कारण ही यूरिन से स्मेल आती है, क्योंकि हमारे यूरिन में अमोनिया प्रेजेंट होता है और उसी वजह से यूरिन से स्मेल आती है। अब देखिए, हमारी बॉडी में अमोनिया आता कहाँ से है, तो जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलता है, ये प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में, प्रोटीन टूटता है और हमारी बॉडी इस अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देती है अमोनिया में, और तब वो रिलीज़ करती है अमोनिया को किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू या स्मेल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर पास आउट करती है।
कार्बन नैनो ट्यूब्स यानी कि CNTS का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था आइजीमान ने। और ये कब डिस्कवर की गई थी? ये की गई थी 1991 में। तो इसे डिस्कवर किसने किया था? इसे डिस्कवर किया था सुमियो इजिमा। जा सकता है कि पेस्टिसाइड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा केमिकल होता है? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का ही यूज़ पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत में जल विलीनीकरण संयंत्र यानी कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट कहाँ स्थित है? तो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट स्थित है लक्षद्वीप में। अब देखिए डिसैलिनेशन क्या होता है? तो डिसैलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो समुद्र का जितना भी पानी होता है उससे किसे निकाल दिया जाता है? उसे सॉल्ट को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वो पानी हमारे पीने के योग्य हो सके और हम फसलों में भी उस पानी को डाल सके ताकि उन्हें भी कोई नुकसान ना हो। तो उसका प्लांट स्थित है लक्षद्वीप में। स्मोक कर्टेन यानी कि धूम्र पर्दे जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बने होते हैं? तो वह बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड से। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है TiO2 यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड को ही टाइटेनियम ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, यशद पुष्प यानी कि फिलोसफर वूल किसे कहते हैं? तो वह कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। अब देखिए इन सबके अलग अलग डिफरेंट नाम है, आप इनको इन नामों से भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि स्मोक कर्टेन क्या है, स्मोक कर्टेन किस चीज़ से बना होता है? तो वह टाइटेनियम ऑक्साइड से बना होता है। फिलोसफर वूल किसे कहते हैं? तो फिलोसफर वूल जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। तो ऐसे ही आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो ये जिंक ऑक्साइड होता है ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलता बिल्कुल नहीं है। सिल्क किसका उदाहरण है? तो सिल्क नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण है। द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिकी स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है। नेक्स्ट फैक्ट है, पदार्थ द्रव्य की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है यानी कि उसकी निश्चित शेप भी होगी और वॉल्यूम भी होगा, वो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है ठोस। यानी कि वो कैसी अवस्था में है? वह सॉलिड अवस्था में है क्योंकि उसकी अपनी आकृति भी फिक्स है और उसका अपना मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी फिक्स है, इसलिए वह सॉलिड अवस्था में है। पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, इसका फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लीजिएगा, का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? तो इसका यूज़ किस में होता है? इसका यूज़ होता है उर्वरक के निर्माण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीमर्स के बारे में देखेंगे कि किस पॉलीमर का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है। जैसे नायलॉन 6 का प्रयोग किया जाता है रेशे में, प्लास्टिक बनाने में, टायर बनाने में, रस्सी बनाने में नायलॉन 6 का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि नायलॉन 66 का यूज़ किया जाता है ब्रश बनाने में, संश्लेषित रेशे बनाने में, पैराशूट बनाने में, रस्सी तथा दरी बनाने में नायलॉन 66 का उपयोग किया जाता है। इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रश बनाने में किस पॉलीमर का यूज़ किया जाता है, तो वह किया जाता है नायलॉन 66 का। और इसमें अक्सर अभ्यर्थी कंफ्यूज जाते हैं इन दोनों में, नायलॉन 6 और नायलॉन 66 में। बैकेलाइट का यूज़ किया जाता है गियर, सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में, जबकि मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का यूज़ किया जाता है संश्लेषित रेशे तथा संश्लेषित ऊन बनाने में, जबकि स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़ का यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल, टायर तथा चप्पल बनाने में। जबकि नाइट्राइल रबड़ का यूज़ किया जाता है सीले बनाने में, टैंक के स्तर बनाने में, इन सभी का यूज़ किया जाता है। पॉलीइथाइल एक्राइलाइट का यूज़ किया जाता है फिल्म बनाने में, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में पॉलीइथाइल एक्राइलाइट का यूज़ किया जाता है। जबकि टेरिलीन का यूज़ किया जाता है रेशे, बेल्ट, तार तथा टेंट बनाने में। गिल्टल का यूज़ किया जाता है प्लास्टिक तथा पैंट बनाने में। पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है विद्युत रोधक पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में। और पॉलीस्टायरीन विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ, खिलौने तथा घरेलू वस्तुओं को बनाने में पॉलीस्टायरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका यूज़ किया जाता है रेनकोट, बैग, विनाइल फर्श, चमड़े के कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है विद्युत रोधक खाने के बर्तन के लेपन में टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस PVC का कॉमन नेम अगर पूछा जाएगा तो इस PVC का कॉमन नेम होता है विनाइल क्लोराइड। इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी। इसमें सभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं। तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अपना रिविज़न कंटिन्यू रखिएगा।